सो फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स आज मैं ईपी पढ़ा रही हूँ। जब मैंने स्कूल में पढ़ाया था ना ईपी, पूरा साल में पढ़ाने के बाद मैंने सोचा था ईपी नहीं पढ़ाऊंगी यार, बिल्कुल भी। चलो, तो ईपी क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने क्यों सोचा था, क्योंकि ईपी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मुझे लगता था इतनी आसान चीज बच्चों को स्पून फीड क्या करनी है, ये सोच के। बट हाँ, ये चैप्टर डिजर्व करता है, इसमें स्पून फीड नहीं है, ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 या यूनिट 5, बिजनेस अर्थमेटिक। बिजनेस अर्थमेटिक, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसा अर्थमेटिक, वो मैथमेटिक्स का पार्ट जो हमें बिजनेस में यूज होता है। एंड ये तो हम समझते ही हैं बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कि पूरा बिजनेस हमारे नंबरों पे खेलता है। हम जब रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो सारा नंबरों का ही तो खेल है। तो अर्थमेटिक तो हम डे 1 से कर रहे हैं, जब से हमने अकाउंटेंसी शुरू किया हम अर्थमेटिक तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक अर्थमेटिक का पार्ट जो कि हम यहाँ करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो एक अर्थमेटिक है जो तुम लोग अभी तक कॉमर्स में करते आ रहे हो, यहाँ जो हम अर्थमेटिक करने वाले हैं वो है जो कि तुम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेने वाले हो। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कोट लिखी है, वो लिखी है स्वामी विवेकानंद जी की, टेक रिस्क इन योर लाइफ। लाइफ में रिस्क लोगे। जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ना शुरू किए थे 11th में, तब हमने कहा था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो वही बात यहाँ पे है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। जीत गए तो लीड कर जाओगे, इफ यू लूज यू कैन गाइड। जब आप टॉपर बन जाते हो तो आप टिप्स दे देते हो इंटरव्यू में कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, और जो नहीं बनते हो तो भाई ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। इन एनी वे, तो व्हाट सिचुएशन यू चूज, टू लीड और टू गाइड? लीड ही करोगे ना, इसमें सोचना क्या है? सोचो तो लीड करने की, गाइड करने की नौबत आ जाए तो बात और है। इस चैप्टर में हमें एक कोट क्यों दिया है, व्हाट इज द पर्पस? क्योंकि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लीड करने की तरफ पढ़ने वाले हैं कि इफ यू वांट टू लीड, इफ यू वांट टू विन, तो आपको पूरा प्लानिंग, बजटिंग सब कुछ पहले से करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लीड करने की पोजीशन में आओगे। इसलिए ये कोटेशन हमें पहले दी गई है। अब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो बहुत ही स्कैटर्ड सी नॉलेज जो तुम लोगों के पास है ऑलरेडी, थोड़ा बिजनेस स्टडी से, थोड़ा अकाउंटेंसी से, थोड़ा इकोनॉमिक्स से, सब जगह से मिलाकर जो थोड़ी थोड़ी तुम्हारे पास नॉलेज है वो हम जगह जगह से इकट्ठी करके एक जगह लाएंगे और उनके बीच एक लिंक एस्टैब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आता है? यूनिट प्राइस, यूनिट ऑफ सेल। क्या होता है यूनिट प्राइस या यूनिट ऑफ सेल? इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, या यूनिट कॉस्ट भी हम कहते हैं। अब मान लो हमारे पास 4 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका बिल आया 1000 रुपीज हर एक का। 6 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका 2000 का बिल आया, और 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका 500 का बिल आया। हमारे पास टोटल जो हमारी सेल है, यानी कि 20 कस्टमर्स हमारे पास आए। उन 20 कस्टमर्स में ये हमने कैटेगराइजेशन बनाया कि 4 कस्टमर ऐसे थे जिनका 1000 का आया। ये बहुत छोटा सा डेटा लिया है, एक्चुअल में ऐसा थोड़ा ना होगा कि 4 कस्टमर कोइंसिडेंस हो जाएगा ऐसा, बट हम समझने के लिए, क्योंकि हम छोटे छोटे फिगर्स लेके समझ नहीं पाएंगे, तो हमने एक समझने के लिए कि अब हमारे पास जो टोटल बिल है वो कितने रुपीस का हो गया टोटल, यानी कि 4000, 12000 और 5000। इसका मतलब मेरे पास 16 और 21
21,000 मेरी टोटल सेल्स हो गई, है ना, टोटल सेल्स हो गई। यानी कि यूनिट ऑफ सेल मेरी, यूनिट ऑफ सेल नॉर्मली हम यूनिट क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हम कोई लिक्विड ले रहे हैं तो हम उसे लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो उसकी यूनिट होती है। ऐसे ही अगर कोई सब्जी है तो उसकी यूनिट केजी होती है। लेकिन अगर हम एक शॉप पे बैठे हैं या मैं अगर पढ़ाती हूँ तो मेरी एक यूनिट एक स्टूडेंट होगा। यानी कि अगर एक स्टूडेंट मेरे से 3 सब्जेक्ट पढ़ता है तो मेरी वो 3 यूनिट्स में काउंट होगा। यानी कि 1 यूनिट इज 1 स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे हमारी यूनिट ऑफ सेल क्या है, कस्टमर। तो यानी कि सेल पर कस्टमर अगर मुझे निकालनी है तो 21,000 अपॉन 20 करके निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे यूनिट प्राइस निकालना है, यानी कि इतने का बिल आया, तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल निकालना है कि हमारा पर कस्टमर कितना बिल आया, तो पर कस्टमर भी सेल हमारी पर कस्टमर आ गई, ठीक है। अगर इसमें हमें कॉमोडिटीज दी होती, हमें यह पता होता कि कितनी कितनी कॉमोडिटीज है, मान लो इस टोटल मिला के यूनिट्स इन सबके मिला के एक कस्टमर ने 1000 का बिल बनाया, टोटल यूनिट्स इन 4 कस्टमर्स की मान लो 20 ईच है, इसकी 30 ईच है, इसकी 2 ईच है, तो हमारी टोटल यूनिट्स कितनी आती, यूनिट प्राइस अगर हम निकालते एवरेज यूनिट प्राइस या वेटेड यूनिट प्राइस निकालते, तो यानी कि अगर हर कस्टमर 20 यूनिट ले रहा है तो यहाँ पे 80 यूनिट हो गई, यहाँ पे 180 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, तो 280 यूनिट। तो यूनिट प्राइस कितना निकलता, 21,000 अपॉन 280 यूनिट प्राइस निकल जाता। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं पता, हम लोगों ने 11th की स्टैटिस्टिक्स में भी किया है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में भी तुम लोगों ने किया है, बट हम समझ नहीं पाते कि वो यही चीज पूछ रहे हैं जो हमें पता है। ये तुम्हें पता होती है बट तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि हमसे पूछा यही जा रहा है। तो सेल पर कस्टमर कितनी हो गई, 21,000 अपॉन 20। वेटेड यूनिट प्राइस हमारे पास ये आ गया। अगर हम कहते हैं कि शॉपकीपर sells goods at cost plus 40% प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये जो 21,000 है, दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 140। क्यों, क्योंकि अगर उसकी कॉस्ट 100 है, उसका प्रॉफिट 40 है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 140 है। यानी कि ये जो 21,000 है दैट इज इक्विवेलेंट टू 140। तो हमें अगर कॉस्ट निकालनी है तो इंटू 100, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट निकालना है तो 21,000 अपॉन 140 इंटू 40। अब बताओ, ये सब तो हमने बचपन में भी किया ही हुआ है ना, लेकिन अब वो थोड़ी भारी भरकम शब्दों के साथ और 2-3 पेज की पता नहीं क्यों इतनी सारी वो थ्योरी के साथ दे दिया, तो अकाउंट्स के बच्चों को जब इतनी सारी थ्योरी दिखती है वैसे उनका दिमाग खराब हो जाता है। सही बात है। तो तुम उस थ्योरी को देख के घबरा रहे हो, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ बहुत बड़ी तोप चीज है नहीं, अभी हम आगे और करेंगे। लेकिन ये समझ में आया। अब जरा फटाफट से सारी वैल्यूज निकाल के दिखा दो, अर्थमेटिक काम वाला करके दिखा दो खटाखट, कि ना बिना कैलकुलेटर यूज किए। बी ऑनेस्ट इन योर सेल्फ। निकल गई। सेल्स पर कस्टमर हमारी आ रही है ₹1050। वेटेड प्राइस पर यूनिट हमारा आ रहा है 75। हो सकता है इसमें जितनी भी यूनिट्स हो उनका प्राइस अलग अलग हो, लेकिन यहां पे हमारा ये आ रहा है। कॉस्ट हमारी आ रही है 15,000, प्रॉफिट हमारा आ गया 6,000। ठीक है।
समझ में आई? तो अगर इन सारी कहानी को हम फॉर्मूलाज की फॉर्म देना चाहें, नोट डाउन हो गया ये सारा? हो गया माइका? ये जो अभी तक ये सारा पढ़ा, इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? यूनिट प्राइस पर कस्टमर। क्या फॉर्मूला बनेगा? अभी फॉर्मूला वैसे इतनी कोई जरूरत होती नहीं है फॉर्मूलाज की, क्योंकि हमें लॉजिक समझ में आ जाता है तो हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है। बट होता क्या है, जब एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, तो अगर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसमें फॉर्मूलाज लिखो। ठीक है, तो टोटल बिल अमाउंट ये टोटल बिल अमाउंट रुपीस के फॉर्म में होगा अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब ये तो बिल्कुल लॉजिकल सेंस में आ ही गया ना कि अगर पर कस्टमर निकालना है तो अगर मुझे यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्ट निकालनी है तो बताओ किससे डिवाइड करेंगे? इसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, और जो हमने प्रॉफिट निकाला वो कैसे निकाला? उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं, उसे हम मार्जिन कह सकते हैं कि कितना मार्जिन है। माइनस कॉस्ट। हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। अब बात यही आती है कि हमने ये तो निकाल लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लेकिन कोई भी बिजनेस वो प्रॉफिट से भी पहले ब्रेक इवन निकालना चाहता है। ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन किस पॉइंट पे हम ब्रेक इवन पर आएंगे? तो क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, मैंने 100 यूनिट्स बनाई, उनकी कॉस्ट लगी मेरी 50 पर यूनिट, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो 200 है। ठीक है, अगर मैंने 100 यूनिट बनाई जिनकी कॉस्ट 50 रुपए है, उनका सेलिंग प्राइस 200 रुपए पर यूनिट है, मैं कितने यूनिट सोल्ड करूं कि मेरा ये 50 रुपए कवर हो जाए? भाई टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई? 100 इंटू 50, 5000 रुपीज मेरी टोटल कॉस्ट है। मैं कितनी यूनिट सोल्ड करूं कि मेरे 5000 रुपए रिकवर हो जाए? तो मैं क्या कहूंगी? 5000 अपॉन 200, यही तो करूंगी। यानी कि 25 यूनिट, 100 में से मैं 25 यूनिट अगर सोल्ड कर दूंगी तो वो 25 यूनिट पर मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी। अब 25 के बाद जितनी भी हैं वो मेरी प्रॉफिट में आती है। सिंपल सी गणित है ये तो, है ना? और ये किसी भी बिजनेस को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर बिजनेस को अपना ब्रेक इवन पता होना चाहिए, वो उसको टारगेट देता है। अगर मैं एक सेटअप बना रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी इतनी यहाँ पर कॉस्ट लग रही है, तो कितने स्टूडेंट्स हों कि मैं ब्रेक इवन पर आऊं, मेरी कॉस्ट निकले। अगर एक ऑफिस है, उसको ये पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मुझे इतना सेल है, तो जो सेल्स के टारगेट मिलते हैं वो सेल्स वाले को टारगेट भी उसी बेसिस पे देगा कि वो पर्सन कंपनी के लिए। इसीलिए तुमने कभी अगर नोटिस किया हो तो कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी होता है कि कंपनी को कितनी कॉस्ट आ रही है, एक एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखने की कॉस्ट कंपनी को कितनी आ रही है, दैट इज कॉल्ड सीटीसी। कंपनी ये देखती है कि ये सीटीसी है, इसकी वजह से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसको अपना सीटीसी तो कवर करना है, उसके ऊपर भी तो कंपनी को कमा के देना है। इसी तरह से हर कंपनी को अपना ब्रेक इवन पता होना चाहिए। अब यानी कि 25 यूनिट 100 में से
25 यूनिट तो उसकी ब्रेक इवन पर है, तो जो बाकी हैं उसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमारे लिए है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस टर्म का मतलब हुआ कि हम जितनी भी ब्रेक इवन के ऊपर के यूनिट्स हैं उसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन कहां पर आ गया? जहां पे हमारा कॉस्ट और हमारा रेवेन्यू मैच कर गया, और इसको हम कॉस्ट की जगह बोलते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मैच कर जाता है, वो हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर जितना भी है वो हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट का हो गया। अब हो सकता है हमारी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती हो। अब हमारी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर डील कर रही है, हमारी कंपनी 4 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो हम चारों को अलग अलग निकालेंगे, लेकिन हमारी कंपनी को तो पूरा एक साथ ही चाहिए होगा। मतलब हम बीइंग अ बिजनेस पर्सन, मुझे 4 प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल भी चाहिए होगा, मुझे एक साथ भी चाहिए होगा, और फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि हम ब्रेक इवन के लिए बोलते हैं। ये नोट डाउन करो, फिर मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर आगे लिखती हूँ। देखो, हमारे पास एक होती है कॉस्ट और एक होती है सेल्स। ठीक है, हम यहाँ पे अगर ये बता रहे हैं कि यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्ट, तो ये कॉस्ट हमारी आ गई जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ बिल है। लेकिन अगर इसमें हमसे होता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट निकालते हैं, कि एक यूनिट बनाने की जो हमारी कॉस्ट है, यानी कि जो सेल्स कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, वो तो 15,000 थी। तो 15,000 डिवाइडेड बाय कितनी थी यूनिट्स हमारे पास? 28 थी शायद, 28 थी ना यूनिट्स, 25 थी, 28 थी, जितनी भी थी। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे यूनिट्स है 28 या 25 जो भी थी हमारे पास, तो वो यूनिट्स ले लेते हैं। बात ये है कि आपको ये देखना है कि मांगा क्या है। कुछ भी हो सकता है आपसे, अगर उन्होंने मान लो पूरे हफ्ते की मांगी कि 4 हफ्ते हैं, वीक 1 में हमने इतनी कॉमोडिटी सेल की, इतने की बिलिंग की, सेकेंड वीक में इतना किया, थर्ड वीक में इतना किया, फोर्थ वीक में इतना किया, 4 वीक्स किया। अब हमें निकालना है एवरेज सेल्स पर वीक, तो हमारी जो वीक होता वो उसमें यूनिट हो जाती, जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो यूनिट बन जाती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस से ब्रेक इवन पर। मैंने बताया कि जो ब्रेक इवन होता है उसका मतलब क्या हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमें निकालना है, तो हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये क्या टर्म्स आ गई हमारे पास? देखो, अभी तक तुम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई वो बहुत बड़ी बड़ी बनाई। अब हम थोड़ा शॉर्ट में आते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास सेल्स है, पर यूनिट ले लेते हैं, इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट ले ली पर यूनिट। तो ये जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन हो जाता है, ये सब पर यूनिट आ रहा है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी पर यूनिट, और ये हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। इसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, जो हमारे बिजनेस अरिथमेटिक में मोस्टली यूज होती है। इसके बेसिस पे हमारी डिसीजन मेकिंग होती है।
तो इस डिसीजन मेकिंग में हमने क्या कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में क्या आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम पर रुपीज में लेंगे, ये पर यूनिट नहीं लेंगे। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। अब अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज चाहिए तो मैंने क्या किया, जो यूनिट्स में आया मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। अब हमें डिसीजन क्या लेना है, हमें डिसीजन ये लेना है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीस की फॉर्म में, मैं आपका बुक वाला एग्जांपल ही तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि तुम्हें इजी रहेगा। 15, 21 और 36, ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, वो हमने लेस कर दी, वो है 9, 14 एंड कितनी है 19। तो अब ये जो हमारे पास आया, ये आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये सब रुपीस में आ रहा है। अभी ये सारे आंसर्स रुपीस में हैं। ये आ गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 17। ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमें ये दिया हुआ है कि हमारे जो टोटल सेल्स है, उस टोटल सेल्स में हमारे हर प्रोडक्ट का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब हम अगर 3 कॉमोडिटीज में डील कर रहे हैं तो हमारी टोटल सेल्स में हर कॉमोडिटी कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है 20%, 20% एंड 60%। ठीक है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल्स मिक्स परसेंटेज, ये हम निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 6 इंटू सेल्स मिक्स परसेंटेज। 6 का 20% इज 1.20, इसका 1.40 और इसका 10.2। ठीक है, क्या आ गया। फिर हम कहेंगे सम ऑफ, इन तीनों को ऐड कर देंगे। इसको टर्म क्या बोलते हैं, अब एमसीक्यूज में आपको हर एक की टर्म पता होनी चाहिए। ये जो वैल्यूज आई हैं इसे हम बोलते हैं वेटेड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एमसीक्यूज में जब आपसे पूछा जाता है तो आपको टर्म ही नहीं पता होती, आंसर पता होता है लेकिन टर्म नहीं पता होती। तो ये जो वैल्यूज आई हैं इन्हें हम कहते हैं वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, तो वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा है 1.2, 1.4 एंड 10.2। अगर आपसे पूछा जाए सेल्स मिक्स परसेंटेज कितनी है, तो 20, 20 एंड 60% है। और फिर सम ऑफ वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये रुपीस में आंसर आएगा। ये सब रुपीस में आंसर है। ठीक है, अकाउंट स्टूडेंट हो तो ये तो पता ही है ना कि आपको ये मेंशन करना जरूरी होता है कि रुपीस में है, डिनोमिनेशन मेंशन करना मस्ट है, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये बात ध्यान रखना। बोर्ड्स में भी अगर आप सोचते हो कि अरे हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो समझ लो कि आंसर चेक ही नहीं होने वाला, काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.2, 1.4 और 10.2 कितना हो गया 10, 11, 12 नहीं 10, 11, 12.4, 6, 12.8 हो गया ना।
ठीक है, ये समझ में आया। अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स, तो मैंने ओवरऑल ब्रेक इवन, इसे हम कहेंगे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इसमें क्वेश्चन में हमें दी हुई है 40,000 अपॉन 12.8, कितना हो गया 40,000 अपॉन 12.8 कितना हो गया 3125 यूनिट्स। ये बुक में मिस्टेक है, उन्होंने रुपीस लिखा हुआ है, वो रुपीस नहीं है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑफ सेल्स मिक्स के आगे रुपीस लिखा है, वो रुपीस नहीं है, वो आपका यूनिट्स में आंसर आया है, तो अपनी बुक में ये करेक्शन कर लो। अब हमारे पास सेल्स मिक्स रेशियो ए, बी और सी 20%, 20%, 60%, ठीक है। तो हमें कंट्रीब्यूशन यानी कि 3125 का 20% कितना हुआ, 3125 का 20% कितना हुआ और 3125 का 60% कितना हुआ। इससे हमें यह पता लग जाएगा हमारा जो कंपनी का ओवरऑल है, ओवरऑल ब्रेक इवन 3125 पर है, यानी कि ओवरऑल कंपनी को 3125 यूनिट्स की सेल करनी है, बट ये तो ओवरऑल करनी है ना, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए कितना करना है, बी कितना करना है और सी कितना करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो 3125, अब ये सेल्स मिक्स रेशियो है, वो कितना करना है वो गिवन तो है, कहाँ गिवन है, 20% गिवन है ना, 20%, 20%, 60% ये गिवन है ना बेटा। तो अब हमें ये निकालना है कि अच्छा 3125 में से ए का कितना परसेंट है, 20% है, यानी कि 625 है। अच्छा बी का कितना है, 20% है, यानी कि 625 है, और बचा हुआ किसका है, सी का 1875। तो यानी कि हम ए की 625 यूनिट सोल्ड करेंगे, हम बी की 625 यूनिट सोल्ड करेंगे, हम सी की 1875 यूनिट सोल्ड करेंगे, तो हमारा इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन पॉइंट ये है, इतने यूनिट हमें मिनिमम इनकी सेल करनी है, ठीक है। एक तो ये वाला सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम जो ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट वाइज हमने निकाल दिया, तो ओवरऑल सेल्स कितनी है, ओवरऑल अगर कंपनी की सेल्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब तीनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, तीनों का तो सेलिंग प्राइस ही डिफरेंट है, ऐड करके तो बेटा ये आ ही गया ना तुम्हारे पास। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, ए है, बी है और सी है। हमें ये पता है कि ए की 625 यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स इसकी भी 625 है और इसकी 1875 है। सेलिंग प्राइस अलग अलग करके आ जाएगा ना इसका। ये निकालेंगे। 625 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारा रुपीस में है, 625 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 625 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे और 1875 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आया 93, ये आई सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे, सेल्स इन रुपीस, रुपीस में आएगा ये, तो कितना आएगा 9375, 625 इंटू 21 करेंगे तो 13125 और 1875 इंटू 36 करेंगे तो 67500। तो यानी कि जो टोटल सेल्स है वो कितनी आ गई, तीनों को ऐड करके 90,000। तो हमने कहा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट 3175 है और ओवरऑल जो सेल्स हम करेंगे वो 90,000 है। 90,000 तक रुपीस की जो सेल है
वो हमारा ब्रेक इवन है, हम उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें ब्रेक इवन समझ में आया कि ब्रेक इवन क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, अब एक बार ये नोट करो, फिर मैं तुम्हें इसमें यहीं पे है ना जगह हमारे पास। अब देखो, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास इसका हमने क्या निकाला था, हाँ 40,000 पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट थी और ब्रेक इवन हमारी थी 90,000 पे। तो अब तुम देखो, सेल्स अगर 90,000 है और अगर मेरे को इसकी पूरी स्टेटमेंट बनानी हो तो मैं इसकी वेरिएबल कॉस्ट की भी स्टेटमेंट बना दूंगी। तो तुम इसको क्रॉस चेक करके देखोगे तो तुम यहां पर ये सारा मिला के उतना ही आएगा, वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन जो कि फिक्स्ड कॉस्ट होगा। यानी कि जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी तुमको एमसीक्यूज में बहुत काम आता है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इन रुपीस और फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीस दोनों बराबर होंगे। देखो ना इस फॉर्मूले से, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो प्रॉफिट जीरो होगा, लॉजिकली सोचो तो यानी कि ये भी एक हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट आ गई कि अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ कि उस ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा कंट्रीब्यूशन और हमारे फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल है। अब इसी में अगर मैं कह दूं कि हमारी एक्चुअल सेल्स ₹2 लाख है, अगर मैंने कह दिया कि एक्चुअल सेल्स 2 लाख है तो तुम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता सकते हो कितना होगा। हमारा ब्रेक इवन 90,000 रुपीज पर आ गया, हमारी एक्चुअल सेल्स 2 लाख रुपीज है, तो व्हाट इज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ 2 लाख में से 90,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 1,10,000। ठीक है ना, ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। तो तुम्हें अगर इन सबको रिलेट करना आ जाए तो दिस इज वेरी इजी। समझ में आया, नोट कर लो, नहीं समझ में आता मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, दिस इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है वर्किंग कैपिटल, हाउ विल यू डिफाइन वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बिल्कुल गलत। ये डिफाइन ना, इट इज रेफर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। बिल्कुल गलत। जो डे टू डे जो ऑपरेशन होती है उसको बिल्कुल सही। जब आपसे डेफिनेशन मांगे जाए तो आप कहोगे कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज। जो हमारी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है। और अगर आपसे बोला जाए हाउ विल यू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल, तो डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ WIP, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स। ये सब हमारे इन्वेंट्रीज में आते हैं। इसके अलावा
प्रीपेड एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, एक्रूड इनकम आ गया ना, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज 3 तरह की हो गई ना, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल, फिर लूज टूल्स आ गए, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को भी लिख सकते हैं हम और डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स नहीं, लोन्स एंड एडवांसेस, जब भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की टर्म आएगी हम उसे करंट एसेट्स में ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स, हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब हमारे लिए करंट एसेट्स में आती हैं। अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो हाँ, इसमें रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में डेटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाते हैं, ये सब आ जाता है। फिर करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स भी आ गए और बिल्स पेबल भी आ गए, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल्स के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम लोन देते हैं तो वो लोन्स एंड एडवांसेस हैं, हम लेते हैं तो वो बोरोइंग्स हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे लिए करंट लायबिलिटीज में आती हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये और भी आती हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए 5 साल के लिए तो फिफ्थ ईयर में वो करंट मैच्योरिटीज में आएंगी, तो करंट लायबिलिटीज में आएंगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें मेनली हमारा टैक्स आता है, क्योंकि टैक्स आपने हर साल पे करना है, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जितनी भी करंट हमारे पास वर्किंग कैपिटल है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे वर्किंग कैपिटल हम डिटरमाइन करते हैं, बट जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज द मेजर फैक्टर ऑन विच वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है, अब हमें इस डेफिनेशन से पता लग गई कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। डे टू डे ऑपरेशंस मतलब रॉ मटेरियल परचेज करना है, पैकिंग मटेरियल परचेज करना है, हमें डेली इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, क्लीनलीनेस के लिए ये सब हमें जो है यूज करने हैं, या जो हमारे असेट्स हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिए हैं उनकी मेंटेनेंस हो गई, उनकी रिपेयर्स हो गई, हमने गाड़ी खरीद ली वो फिक्स्ड असेट्स है, लेकिन उसको जो पेट्रोल पे कर रहे हैं वो तो वर्किंग कैपिटल में ही आएगा। तो इस तरह से कोई भी जो लॉन्ग टर्म है उस लॉन्ग टर्म असेट को मेंटेन करना और उसको ऑपरेशनल रखने के लिए भी हमें जो एक्सपेंस चाहिए, फॉर ऑल दैट रीजंस वी नीड वर्किंग कैपिटल। तो अब वर्किंग कैपिटल मेजरली ऑपरेटिंग साइकिल पे कैसे डिपेंड करती है ये हम इसमें नेक्स्ट करने वाले हैं। तो हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे थे, हमने रॉ मटेरियल, एक्वायर किया,
हमने रॉ मटेरियल के बाद उसकी प्रोडक्शन की, फिर हमने उसको सेल किया, ठीक है। उसको हमने सेल कुछ कैश पे किया और कुछ क्रेडिट पे किया। जो कैश पे किया वो हमारे डेटर्स बन गए, फिर डेटर से कलेक्शन आई, जब ये डेटर से कलेक्शन आई और ये जब ये कैश पे सेल हुई, तो जो रॉ मटेरियल हमने एक्वायर किया था ये भी हमने कुछ कैश पे किया था और कुछ क्रेडिट पे किया था। तो यानी कि जब मेरे पास कैश सेल्स हुई तब मैंने ये क्रेडिट वाला पे किया, जब मेरे पास डेटर से कलेक्शन आई तब मैंने ये क्रेडिट वाला पे किया, और इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में भी अगर मैंने कुछ क्रेडिट पे काम किया था, यानी कि उधार पे काम किया था, मैंने उनकी पेमेंट की। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, ये ऑपरेटिंग साइकिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होगा, लार्जर द ऑपरेटिंग साइकिल, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। Smaller the working cycle, operating cycle, lower the working capital required. ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल हमारा किस पे डिपेंड कर रही है कि हम कन्वर्जन प्रोसेस कितना ले रहे हैं। हमारा जितना ऑपरेटिंग साइकिल लंबा होगा, जितना हमारा कन्वर्जन प्रोसेस लंबा होगा, उतना ही ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। हमेशा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा लार्जर होगा एज कंपेयर टू आवर ट्रेडिंग कंसर्न, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न तो एक सामान ले रही है और बेच रही है, वो तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना प्रोडक्शन में। उसने परचेज किया और सेल किया, तो उसने परचेज किया, वो उसने उधार पे परचेज किया, फिर उसने सेल किया, पैसे आए, दे दिया। सिंपल। जैसे हम रिटेलर्स की बात करते हैं कि उन्होंने होलसेलर से सामान खरीदा उधार पे, जब बेचा तो होलसेलर को पैसे दे दिए। तो सिंपल। तो बात यह है कि उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना फिर। तो हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल, या इसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी कहते हैं, कि हमारा कैश कब कन्वर्ट हो रहा है। हमारे पास कैश आया, हमारे पास कैश था, हमने उससे कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक खरीदा, कुछ उधार पे खरीदा, फिर हमने उसको प्रोड्यूस किया, फिर प्रोड्यूस करके हमने उसकी स्टॉकिंग की, फिर हमने सेल किया, फिर हमने सेल कैश पे किया, कुछ क्रेडिट पे किया। जो कैश पे किया तो पैसा आया, जो क्रेडिट पे किया तो डेटर से पैसा आया, जो पैसा आया उससे हमने यहाँ चुका दिया, और जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाता है, वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। इसके अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। न्यूमेरिकल्स में इसका एक फॉर्मेट होता है, नोट डाउन हो गया, ये मिटा दूं? अगर हमें इसको बहुत शॉर्ट में बनाने को कभी आए, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कंप्यूटेशन, तो मैं कंप्यूटेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट बता देती हूँ। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं। करंट असेट्स में हमने कहा कि हमें मिनिमम कैश बैलेंस, हमारे पास ये सब एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम कैश बैलेंस इतना है,
हमने डेटर्स को कितना दिया हुआ है, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, करंट एसेट्स में ये आ गया। करंट लायबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स को कितना दिया है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो रॉ मटेरियल। कहाँ है? अरे यार क्या करें, अच्छा बता, पता ही है, वो तो रोज घूमता है ना, रोज दिखता है। वापस आ गए कल से। रिकॉर्डिंग चल रही थी। क्या कर दिया आपने? चलो फिर अब मेरे को क्वेश्चन के साथ ही करा देती हूँ मैं। मेरे को भी लगा कि मैम के पास ही जो है इसलिए कह रही हूँ, वो कह रही वाह। अरे यहाँ से वहाँ पहुँच के जाना। चलो यार, उसकी वजह से तबीयत खराब हो चुकी है। अब हो गई तो फिर मैं क्वेश्चन के साथ ही करा देती हूँ ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन कराना था। वैसे तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है ना, छोड़ो, क्यों क्वेश्चन के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं, हम इन्वेंट्री कर लेते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट बता देती हूँ। देखो, वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन में कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में आप यहां पे पहले तो लिखोगे जितने भी करंट एसेट्स की लिस्ट है, और ये सारी आपकी एक्सपेक्टेड होती है, ये सारी आपकी एक्सपेक्टेड होती है। तो इसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इनकी लिस्ट हमने लिख ली। यहां पे हमने लिख दिया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यहां हमने लिख दिया, अगर ये ए है ये बी है तो नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो। अगर क्वेश्चन में गिवन है कंटिंजेंसी रिजर्व, कि हमें इतना कंटिंजेंसी रिजर्व बनाना है, कितना बनाना है, या तो लिखा होगा 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, या लिखा होगा जितनी भी नेट वर्किंग कैपिटल है उसका 20%। तो जो भी कुछ लिखा है वो कंटिंजेंसी रिजर्व, तो ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, और ये आ जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वैसे तुम्हारी बुक में सिलेबस में लिखा हुआ है कंप्यूटेशन, लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हारे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी बहुत आसान है। वर्किंग कैपिटल ही तो निकालनी है, वो तो अकाउंट्स में भी निकालते ही हो, तो वो यहाँ पे भी निकालनी है। बस यहाँ पे प्रॉपर एक स्टेटमेंट बना के निकाल दोगे और इसमें कंटिंजेंसी रिजर्व ऐड कर दोगे, सिंपल। तो ये वर्किंग कैपिटल का टॉपिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इन्वेंट्री। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, जो भी स्टॉक होता है। इन्वेंट्री हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ, जो अभी पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, अधूरा है, वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। और तीसरा हो गया रॉ मटेरियल। तो ये हमें समझ में आ गया कि इन्वेंट्री हमेशा ही टेंजिबल होती है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स होती है, क्योंकि दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू कीप इन्वेंट्री फॉर ईयर्स।
It is always advisable that inventory should be maintained as per the season and product. तो कुछ टाइम के लिए ही रखोगे आपके इन्वेंट्री। अगर हम बात करें फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल, 3 तरह की हो सकती है। लूज टूल्स, जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं, वो अगर हम बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेंट्रीज में आते हैं, बट हमारे लिए यहाँ पे ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहाँ पे इस चैप्टर में इन्वेंट्री को किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कौन सी इन्वेंट्री पे कितना कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं कि हमें इन्वेंट्री रखनी कितनी चाहिए, हमें इन्वेंट्री ऑर्डर जब करते हैं तो कितनी करनी चाहिए, हम उसकी बात करने वाले हैं कि कोई भी एक आइडियल अप्रोच क्या रहेगी कि अच्छा हमें इतना ऑर्डर करना है, कितना करना है, फिर हम उस इन्वेंट्री को रखेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है। मान लो मैंने कहा कि भाई एक साथ ना चीनी खरीद लेती हूँ, अगर एक हाउस होल्ड के पॉइंट से देखूं, चीनी खरीद लेते हैं एक साथ ही पूरे साल भर की, तो ठीक है जी, खरीद ली हमने चीनी। अब पूरे साल की चीनी खरीद ली क्योंकि अभी सस्ती महंगी हो जाएगी, लेकिन फिर हम उसको स्टोर कहाँ करेंगे, क्या हमारे पास इतना बड़ा घर है। मैंने कहा नहीं नहीं, एक घर किराए पे लेंगे हमने एक घर किराए पे लिया, उसमें हमने पूरे साल भर राशन स्टॉक कर लिया, उस घर का किराया इतना है कि हम क्या पैसे बचा रहे हैं, तो बेवकूफी है ना। खराब भी तो जाते हैं, फिर उसको खराब होने से बचाने के लिए फिर हमने एक बंदा अपॉइंट कर दिया, तो भाई तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तो ऐसे में हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना बहुत जरूरी है कि ठीक है उसके पास बहुत जगह है, उसके पास लोग हैं, लेकिन क्या वो जो स्टोर कर रहे हैं, वो जो ऑर्डर कर रहे हैं, उन सब की कॉस्ट और फिर गवर्नमेंट के नॉर्म्स, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए दे शुड डिसाइड दैट हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी ऑर्डर्ड एंड हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी स्टोर्ड। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक टर्म होती है स्टोरेज कॉस्ट। ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमारे किसी भी आइटम की जो टोटल कॉस्ट है, दैट इज जो भी मटेरियल कॉस्ट है, जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और जो भी स्टोरेज कॉस्ट है, इन सबको मिला के हमारे पास इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट आती है। तो जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो समझ में आनी चाहिए। जैसे कि तुमने कभी भी देखा होगा तो हर एक इन्वेंट्री या कोई भी कमोडिटी होगी उस पर एक बार कोड होता है, ठीक है। SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड, स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड। ये बार कोड पूरा उस तरह से डेवलप होता है कि जैसे उस बार कोड को स्कैन करते हैं, उसकी डेट ऑफ परचेज, क्वांटिटी परचेज, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका रॉ मटेरियल की कौन सी कैटेगरी है, रुपीस कितना है, मतलब उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स हमारे मिल जाती हैं। तो एक बार कोड होता है जो हम लोग अपने लिए, जो सेलर परचेजर के लिए होता है, लेकिन एक इन्वेंट्री के लिए होता है जिससे हम कहते हैं SKU कोड, ठीक है। तो हमें SKU के बारे में पता होना चाहिए कि SKU हमारा एक डेटा कलेक्शन के लिए मेन टूल है। कोई भी इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है उसमें SKU के थ्रू ही सारा डेटा मैनेजमेंट होता है। फिर एक हमारे पास टर्म आती है मॉटले क्राउड। मॉटले क्राउड मतलब हमारे पास बहुत सारे तरह के यूनिट इन्वेंट्री है। हमारे पास हो सकता है A to Z, बहुत सारे तरह की इन्वेंट्रीज हैं। अब अगर हम Amazon वगैरह को देखें तो उनके पास तो शायद हजारों लाखों तरह की इन्वेंट्रीज होंगी। तो उन पूरे इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड मॉटले क्राउड, कि आप सभी को SKU कोड दे रहे हैं और
बहुत कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज बना रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। स्पेस कितना ले रहा है, वैल्यू कितनी है, अगर हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद कितना टाइम हमें मिलता है वो ऑर्डर आने में, तो हमें उतने दिन तक के क्या हमारे पास मटेरियल है, जिसे हम लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम, लीड टाइम का मतलब हो गया कि कितना, जब हम ऑर्डर करेंगे और हमारे पास ऑर्डर आएगा तो उस ड्यूरेशन में कितना है। हम जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं इन्वेंट्री, एक होती है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कि ये तो कॉमन है, सबको चाहिए, एक होती है जो ऑर्डर पे बन रही है, मतलब उसके लिए हम इन्वेंट्री क्यों रखेंगे। अगर मुझे तुम्हारे से कोई ऑर्डर मिला तो मैं तभी उसको प्रोड्यूस करूंगी, मैं उसकी इन्वेंट्री नहीं रखूंगी। बट अगर एक जनरल थिंग है जो मुझे पता है इसमें कुछ स्पेसिफिक होना ही नहीं है, तो मैं उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करूंगी, ठीक है ना। फिर सीजन के हिसाब से होगा कि हर आइटम का एक सीजन होता है। अगर विंटर सब स्टार्ट हो गई तो हम कहीं जाएंगे तो हमें मार्केट में विंटर कलेक्शन मिलेगी, मैं उनसे कहूंगी मुझे समर्स के हिसाब से चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी जगह जा रही हूँ घूमने जहाँ पे समर्स हैं, तो टाइम लगेगा उन्हें निकाल के देने में। या जब हम मई जून के महीने में कभी पहाड़ों पे जाने की सोचते हैं और हमको लगता है हमें विंटर क्लोथिंग चाहिए, शॉपिंग करने जाओ तो हमें मिलनी बड़ी मुश्किल है। तो आपको सीजन देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि जो भी स्टॉक हम रख रहे हैं वो कितना प्रिडिक्टेबल है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। जैसे कि जितनी भी हमारी फूड ग्रेन्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। अब केक्स की शॉप पे जाएंगे, अगर वो केक्स वे कहेगा कि 4 दिन पहले का है तो हम तो परचेज नहीं करेंगे, तो उसकी शेल्फ लाइफ तो 24 घंटे है मुश्किल से। लेकिन अगर हम गए किसी शॉप पे और हमने कोई कोट पसंद किया, वो पिछले महीने पसंद किया था, इस महीने गए, हमने कहा आपके पास है, उसने कहा है, हम कहेंगे दे दो भैया। उस समय क्या प्रॉब्लम है कि पिछले साल का है, क्योंकि उसकी तो शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। फिर सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं, अगर तुम कोई खाने की चीज लेने गए, वो पैकेट खुला हुआ मिला, तो इसका मतलब उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, तो तुम वो क्यों लोगे। तो इस तरह से सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी आपको देखने हैं, या आप कितना कंज्यूम कर सकते हो। जैसे कि ये रूल है कि आप गैस सिलेंडर बहुत सारे लेके नहीं रख सकते घर में, क्योंकि वो सेफ नहीं है। आपके पास घर में सेफ्टी नॉर्म्स, तभी तो हम कहते हैं घर में, अगर मैंने सोचा कि चलो मैं टिफिन का काम शुरू कर दूं, अब मेरे पास बहुत ऑर्डर आ गए, बहुत सारे ऑर्डर आ गए, अब मेरे पास इतने ऑर्डर आ गए कि मेरे को पता लगा ये पूरा रूम किचन में कन्वर्ट करना पड़ा, बट सेफ्टी नॉर्म्स तो नहीं है ये, तो मैं इतनी इन्वेंट्री रख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये रहने के लिए घर बने हैं, तो इसमें मैं इतनी इन्वेंट्री कैसे रख सकती हूँ। और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम जो इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ऑब्सोलेंस भी एक चीज होती है। इसमें सारे करने पड़ेगा, कोई दूसरा करेगा? नहीं सारे करने होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में तो सारे ही पूछ लेते हैं ना, तो सारे ही करने हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना जरूरी है कि मार्केट में किस कमोडिटी की कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि उन्हें कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए। तो अब हम ये कहते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसे हम कह सकते हैं P, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर से हमें ये पता लग जाता है कि एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे पता चलेंगे, हमारी एनुअल डिमांड कितनी है और हमारा EOQ कितना है, ठीक है, या ऑर्डर साइज कितना है। मैं ये कह रही हूं कि हमारी जो EOQ है, सॉरी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें देने हैं, तो हमारी एनुअल डिमांड कितनी है
उसको हम डिवाइड कर देंगे EOQ. EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. जरूरी नहीं है कि जितनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि मोस्ट आइडियल क्वांटिटी विच शुड बी ऑर्डर्ड, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है. जरूरी नहीं है कि हमारा ऑर्डर साइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही हो. हमारा ऑर्डर साइज EOQ से कम ज्यादा भी हो सकता है. तो या तो EOQ से डिवाइड कर दो या ऑर्डर साइज से डिवाइड कर दो. जो हमारी एनुअल डिमांड है, हमें पूरे साल में कितना चाहिए और हमें एक बार में कितना ऑर्डर करना है, तो उससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल जाएंगे. ठीक है. मान लो अगर मेरी एनुअल डिमांड 24,000 यूनिट्स है और मेरा EOQ 1200 यूनिट्स है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 24,000 अपॉन 1200, 20 ऑर्डर हो गए. यानी कि मैं पूरे साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस करूंगी. ठीक है ना. तो मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 20 ऑर्डर हैं और ऑर्डरिंग एक बार के ऑर्डर करने की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 2000 रुपीज. समझे? समझ में आया ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? हाँ जी. इसके बाद हमने कहा स्टोरेज कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट जो भी हमारा ऑर्डर साइज है या EOQ है, कुछ भी आपको क्वेश्चन में लिखा ही होता है, इसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इसमें हमने ऐड कर दिया जो भी हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल है. ठीक है. जो भी हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल है उससे हमने मल्टीप्लाई ऐड कर दिया. तो ये टोटल हमारा, इसको हमने कॉस्ट पर यूनिट, जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है, उसको हमने कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रुपीस में ये आंसर आ जाएगा. मतलब जो भी हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल है उसमें हमने ऐड किया जो भी ऑर्डर साइज है. मान लो हमने यहाँ पे कहा ऑर्डर साइज हमारा 1200 यूनिट है. ठीक है. और इसमें हमने एज्यूम कर लिया कि सेफ्टी स्टॉक लेवल मान लो हमारा 200 यूनिट्स है और कॉस्ट पर यूनिट मान लो ₹100 है. तो हमने क्या कहा कि यहां पर 1200 अपॉन 2 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया? 800 इंटू 100 कितना हो गया? 80,000. तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट 80,000 हो गई. ठीक है. जितना भी सेफ्टी स्टॉक लेवल है, जितने भी हमारी EOQ है या फिर ऑर्डर साइज है, वो हमारी टोटल यूनिट्स आएंगी एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, जो भी हमारी कैरिंग कॉस्ट है. ये कॉस्ट पर यूनिट है, सॉरी, जो भी हमारी कॉस्ट पर यूनिट है. अगर हमारी कैरिंग कॉस्ट 20% है, ये पॉइंट मिस हो गया. अगर हमारी कैरिंग कॉस्ट 20% है तो ये आ जाएगी 20% का मतलब हो गया कितना हुआ? 20 रुपीज. ठीक है. एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूं. जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल 200 है. हमने ये कहा कि हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 100 है.
हमने कहा कि हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो 20% लगती है, जो भी हमारा यूनिट प्राइस है उसका 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 20 रुपए। तो यहां पर EOQ हमारा 1200 था, अपॉन 2 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो कितना हो गया 800 इंटू 20, 16,000। तो 16,000 हमारी कैरिंग कॉस्ट है। अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 24,000 इंटू 100, ये तो मटेरियल कॉस्ट हो गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू दिस 2000। स्टोरेज कॉस्ट कितनी आई, 16,000, तो कितना हो गया ये 24 लाख प्लस 18,000, 24,18,000। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गई। अब इस पूरे सिनेरियो में बात ये आती है कि अगर हमें EOQ नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हम EOQ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। EOQ इज फॉर्मूला होता है 2 इंटू एनुअल डिमांड। अब ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए इसकी तुम लोगों को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, डिराइव कैसे हुए इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कैरिंग कॉस्ट सॉरी, अब देखो EOQ का फॉर्मूला क्या होगा, ये लर्न करना आसान है 2 ABC और 2 UPS। ठीक है, इनको लर्न करना आसान है, बाकी इनको टर्म कुछ भी दे दो। A का मतलब होता है एनुअल यूसेज। अब एनुअल यूसेज का A ले ले या U ले ले, या एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड लेना है तो हम DB ले सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है ना, यूसेज मतलब कितना आप यूज कर रहे हो। अगर आपके लिए वो रॉ मटेरियल है या मार्केट डिमांड है, आप कितना कुछ बेसिस पे कर रहे हो, तो कोई एक ही चीज गिवन होगी। तो या तो A ले लो या U ले लो या D ले लो। ठीक है, फिर B इज बाइंग कॉस्ट। अब या तो उसको बाइंग कॉस्ट ले लो या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ले लो, और या इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। पर यूनिट होती है ना, ये वाली पर ऑर्डर होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज पर ऑर्डर। ठीक है, तो ये ले सकते हो। C इज कैरिंग कॉस्ट ले लो या स्टोरेज कॉस्ट ले लो, कुछ भी लोगे, ये पर यूनिट होगी। ये देखो ये लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। जब तुम इसको अंडर रूट निकाल देते हो तो तुम्हारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाती है। एक और बात का ध्यान क्या रखना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो भी वैल्यू आएगी उसकी राउंडिंग ऑफ हमेशा अपर साइड पर होती है। मतलब अगर तुम्हारी वैल्यू आई 208.2 तो ये 209 होगा, अगर आया 208.8 तो भी 209 ही होगा राउंड, क्योंकि कोई भी कॉमोडिटी आप पार्शियल तो खरीद नहीं सकते ना। ठीक है, तो फॉर्मूले की में सिंबल्स हम कुछ भी यूज कर लें, ये तो बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर वेरी करती जाती हैं।
बट हमें जो ध्यान रखना है वो कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल में क्या आता है? पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि हमें कोई जरूरत नहीं होती है कि हम सारी चीजों पे कंट्रोल एक साथ करें। वो बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि हर एक प्रोडक्ट पे इक्वल कंट्रोल करो। वो ये कहते हैं कि हमें ये देखना है कि कितने, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हमारे पास मान लो डेली बेसिस पे इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये इतने से कस्टमर हैं जो हमारा 80% बिजनेस इनके साथ हो रहा है, जबकि ये सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स का 20% ही है। और जो ये बाकी बचे हैं, ये 80% ऑफ कस्टमर्स मिला के 20% ऑफ बिजनेस ला रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें या इन पे करें, तो उन्होंने कहा इन पे करो, फर्स्ट वाले पे। इसीलिए उन्होंने इसको 80-20 रूल भी नाम दिया कि हमें ये देखना है कि हमें कौन से कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं 80-20 रूल। इसे पेरेटो प्रिंसिपल को 80-20 रूल कहते हैं। तो 80 हमारा क्या हुआ? बिजनेस, और ये हो गया कस्टमर्स। अब एमसीक्यूज में क्या आ जाता है, वो कहते हैं कि पेरेटो ने तो एक रूल दे दिया, लेकिन अगर हमने कहा 70-30 है, अगर कि एक कंपनी है दैट कंपनी इज फॉलोइंग 70-30 रूल। अब 70-30 रूल तो पेरेटो ने नहीं दिया, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो 70% बिजनेस है वो टोटल कस्टमर्स का 30% ऑफ कस्टमर्स है। ठीक है, तो जो 70% ऑफ बिजनेस है वो 30% ऑफ कस्टमर है, ये उन्होंने रूल दिया। तो ये उस बिजनेस का रूल है। बट अगर पैरेटो रूल पूछा जाए तो वो 80-20 है। अब पैरेटो रूल के बेसिस पे ही हमारा एबीसी एनालिसिस होता है। एबीसी एनालिसिस में हम क्या कहते हैं कि हमारे जो टोटल इन्वेंट्री है, उस टोटल इन्वेंट्री को हमें ये देखना है कि जैसे कि ऐसे मान लो एक तो डायमंड है, अगर किसी ने कहा कि मेरे दुकान से एक डायमंड चोरी हो गया, तो लाखों की चीज चोरी हो गई। लेकिन अगर किसी की एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके यहाँ से किसी ने एक चॉकलेट ले ली, तो वो एक चॉकलेट 5 रुपए की थी, यानी कि उसकी जो टोटल इन्वेंट्री है उसका कितना कम परसेंटेज वहां से चोरी हुआ। तो वो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाएगा कि अरे किसने किया। लेकिन हाँ, वो पर्सन, वो ज्वेलरी शॉप वाला, वो एक डायमंड के लिए लगाएगा, क्योंकि उसकी टोटल इन्वेंट्री का वो एक मेजर पोर्शन है। तो ऐसे ही जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में हमें ये देखना होता है कि सारे प्रोडक्ट्स टोटल इन्वेंट्री का और टोटल प्रोडक्ट का, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कितना परसेंटेज ले रहे हैं। तो उस बेसिस पर हमने ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये 3 करे। यानी कि हमें कहते हैं कि ए क्लास में 10-20% ऑफ आइटम्स टोटल। अगर हम क्वांटिटी देखें तो ये क्वांटिटी जो कि 10-20% है, लेकिन जो वैल्यू है वो 70-80% तक है। तो पेरेटो प्रिंसिपल में ये है कि जो 80% बिजनेस फंक्शन है 20% कस्टमर्स के लिए। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि तो हमें उन 20% कस्टमर्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें उन 20% नहीं, डील तो हम सबको करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो 80% भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो जो 20% कस्टमर्स हैं, उन 20% कस्टमर्स को हमें ज्यादा वैल्यूएबल रखना चाहिए, उनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। लॉयल कस्टमर्स के लिए, लॉयल कस्टमर्स हैं वो हमारे, क्योंकि वो हमें इतना बिजनेस दे रहे हैं। ठीक है, एक फोटोकॉपी की शॉप है, उस फोटोकॉपी की शॉप पे अगर मैं अपनी सारी इंस्टीट्यूट की पूरी स्पाइरल्स, बुक बाइंडिंग, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मैं उनसे करवा रही हूँ अगर,
तो उनकी जो टोटल फोटो स्टेट होती है, मैं उसका एक मेजर पोर्शन हूँ, अकेली क्लाइंट हूँ, लेकिन मैं अकेली क्लाइंट, उनका जितना मेरा अकेले का होता है उनका पूरे महीने में उतना उनके बाकी सारे कस्टमर्स का मिला के होता है। तो मैं उनकी कौन सी कस्टमर में आ गई, उनकी लॉयल कस्टमर्स में आ गई, जो उनको सबसे ज्यादा बिजनेस दे रही हूँ, तो मेरा उनको ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पैरेटो प्रिंसिपल था। पैरेटो प्रिंसिपल से ही डिराइव हुई हमारी एबीसी की, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, यानी कि टोटल इन्वेंट्री की अगर कॉमोडिटी वाइज देखो तो टोटल इन्वेंट्री की वो सिर्फ 10-20% ही है, लेकिन कंजम्पशन की वो ज्यादा है। ऐसे ही बी कैटेगरी में 15-25%। ये कोई फिक्स्ड कोई रूल नहीं है, ये बिल्कुल भी रूल नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप डिसाइड करती है कि ये परसेंटेज हमें कितना रखना है। ये 15-25% है, तो हमने कहा ये टोटल 10-20%, ये हमारा सबसे ज्यादा इन्वेंट्री ले रहा है। लेकिन अगर वैल्यू के पॉइंट से देखें तो ये 5-10% ही है। अब इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल ले लें। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सब तरह की कैटेगरीज होती हैं, बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं, और उन्हीं के पास एक वॉचेस का भी काउंटर है जहाँ पे वॉचेस एंड ज्वेलरी हैं। अब देखा जाए तो जो उनका वो काउंटर है जहाँ पे ग्रोसरी एंड एवरीथिंग है, वेजिटेबल्स है, वहां पर अगर किसी ने 2 आलू उठा लिए तो वो उनकी इन्वेंट्री का, वो जो ग्रोसरी है वो उनकी इन्वेंट्री का बहुत मेजर पार्ट है, वो ज्यादा स्पेस भी ले रही है, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू है उसका तो बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन जो वॉच और ज्वेलरी वाला सेक्शन है वो शायद बहुत छोटा सा होगा, वो इतना छोटा सा स्पेस होगा, लेकिन उतने छोटे से स्पेस पे उनको ज्यादा कैमरा लगाना है क्योंकि वो वैल्यूएबल आइटम्स पे है। वहां पे वो कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं अकेला, लेकिन हो सकता है वो जो ग्रोसरी शॉप है उस काउंटर को वो 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ भी दें। हो सकता है वहां पे वो इतने बड़े स्टोर में एक कैमरा लगाए, यहाँ वो इतनी सी जगह में एक कैमरा लगाए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू रख रहा है। तो हमें पूरे स्टॉक को आइटम वाइज देखना है कि पूरे स्टॉक की कैटेगरी में कितना परसेंट कंजम्पशन है और कितना परसेंट आइटम है। तो जो आइटम प्रोडक्ट वाइज कम परसेंटेज में है लेकिन वैल्यू वाइज ज्यादा परसेंटेज में है, वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, ये हमारा एबीसी एनालिसिस है। इसमें हमारा जो डालना होता है वो सिर्फ वैल्यू के बेसिस पर है, और हम डालते क्यों हैं? क्योंकि कंट्रोल, हमें कंट्रोल देखना है। जो हमारे पास ए कैटेगरी है उसमें हम कंट्रोल ज्यादा करते हैं, उसके लिए हम ज्यादा बेटर एंड रिलायबल फोरकास्टिंग करते हैं, उसमें हम ज्यादा इंस्पेक्शन का काम रखते हैं, उसमें हम सीनियर स्टाफ ज्यादा अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास सी कैटेगरी है जिनकी लो कंजम्पशन वैल्यू है, वो उसका कंट्रोल हमारा थोड़ा लूज होता है, उसमें हम ज्यादा स्टॉक भी मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि हमारा पैसा कम इन्वॉल्व है। यहाँ पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है तो इसकी स्टॉकिंग कम होती है। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस को हम कहते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा कंट्रोल हमें करना है वो हम उसकी कंजम्पशन वैल्यू के बेसिस पे देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल का टॉपिक आता है। इसके बाद इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक और तुम्हारे बचते हैं जो तुम लोगों ने अकाउंट्स में भी किए हुए हैं और बिजनेस स्टडीज में भी किया हुआ है। एक है रिटर्न ऑन इक्विटी और एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब तुम लोग 12th की बुक 3 में करते हो तो तुमको ये बोला गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? आरओआई में हम कहते हैं कि जितनी भी आपकी नेट इनकम है अपॉन जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। नेट इनकम का मतलब क्या हुआ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये हमारी नेट इनकम है। अब ROE भी हमारा
सेम चलता है नेट इनकम अपॉन, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह सिर्फ इक्विटी आ जाता है इसमें, इनटू 100। दोनों में ही नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट एक ही बात है, लेकिन दोनों में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाता है। वो चेंज होके क्या हो जाता है, मैम ये जो इनटू 100 है नेट इनकम से पूरा 100 है, पूरा ही 100 होता है ना। इसमें बस नेट इनकम में इंफॉर्मेशन है। अरे वो एक ही तो बात है, तुम ऊपर लिखो या यहाँ लिखो, मैथमेटिकली तो इट डजंट मैटर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसमें दोनों में ही, अब एक में नेट इनकम लिख दो, एक में नेट प्रॉफिट लिख दो, या तुम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दो, सब एक ही तो बात है। ठीक है, हाँ कभी कभी हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं इक्विटी में, तो हम यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ साथ प्रेफरेंस डिविडेंड भी ले लेते हैं। बट ये आप लोगों को इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए एक ही बात है, आप नेट प्रॉफिट ही लो, कंफ्यूज मत हो। प्रेफरेंस डिविडेंड कभी क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपको स्पेसिफिकली बोल दी जाएगी ये बात कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है। अब बात ये आती है कि कौन सा यूज करना चाहिए हमें, विच वन इज बेटर। तो हम हमेशा ये कहेंगे कि ROI इज मच बेटर, क्योंकि ROI जो है वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे बताता है, जबकि ROE आपकी सिर्फ इक्विटी के लिए बताता है। तो whenever you have to take decision about equity, तो हमें ROE यूज करना चाहिए। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे इसको भी बता देते हैं। इक्विटी मतलब जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी छोड़ दो, एंड रिजर्व एंड सरप्लस। जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट में हमारे पास पूरा शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और लॉन्ग टर्म डेट्स में जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो सब आ जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो तुम लोग जब उसमें करते हो, तुम लोग जब अकाउंट्स में करते हो तो ROI का फॉर्मूला यही करते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो एक ही बात तो ही है। ठीक है, तो यही चीज है, बस हम यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज की बुक में कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज की है। टर्मिनोलॉजी कहीं भी कोई भी यूज करो, सबकी बात तो एक ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर अब खत्म हुआ। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में तुम्हें करके नहीं दिखा रही हूँ, तुम अपने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करके देख लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का क्या है? मतलब इसमें हम ये जो ले रहे हैं ना, ये रहा, इसमें हम डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देते हैं। अगर तुम्हें बोला गया तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देते हैं, अगर ये बोला है कि इसको यूज करना है, क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं वो डिसीजंस कभी भी डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इससे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हो रहा है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत स्पेसिफिकली गिवन होती हैं, इसके लिए इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके बैक क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग कर लेना। चलो, ऑल द बेस्ट। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.